नेपच्यून के चमत्कारों के माध्यम से एक मन को झकझोर देने वाली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। जब प्रसिद्ध वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान 1989 में नेपच्यून पहुंचा तो उसे कुछ अविश्वसनीय आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। 6 नए चंद्रमा, मंत्रमुग्ध करने वाले छल्ले और 2 भयंकर तूफानों की कल्पना करें जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। ये तूफान कोई साधारण तूफान नहीं थे। वे नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त हवाएं घुमा रहे थे जो 1500 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से दौड़ रहे थे। खगोलशास्त्री चकित थे। पहले वाले को महान डार्क स्पॉट नाम दिया गया था, दूसरे को मूल रूप से डार्क स्पॉट 2 कहा जाता था। भले ही तूफान गायब हो गए, लेकिन जब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपना लेंस नेपच्यून की ओर घुमाया तब तक वैज्ञानिक अभी भी उनकी भयंकर हवाओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। अगले वर्षों में हमें नेपच्यून पर कई और ऐसे ही धब्बे मिले। हबल हमारे अंतरतारकीय पपराजी रहे हैं जिन्होंने इन जंगली तूफानों की लुभावनी तस्वीरें खींची हैं। 1994 में इसने तस्वीरें खींची जिसमें दिखाया गया कि वायेजर 2 द्वारा पहले देखे गए 2 स्थान पतले अंतरिक्ष में गायब हो गए थे, जिससे साबित हुआ कि ये तूफान लंबे समय तक नहीं टिकते, कम से कम विशाल ग्रह मानकों के हिसाब से तो नहीं। फिर 2015 में खगोलविद नेपच्यून पर एक छोटे बवंडर की छवियों का विश्लेषण कर रहे थे और उन्होंने कुछ असाधारण घटित होते देखा। चमकीले सफेद बादल एक अलग स्थान पर घूमने लगे और 2018 तक वाला धरती जितनी बड़ी एक विशाल काली आंधी वहीं अस्तित्व में आ गई थी। यह पहली बार था जब हमने इस तूफान को अपनी आंखों से पैदा होते देखा था। कल्पना कीजिए कि आप नेपच्यून पर एक महान काले धब्बे वाले तूफान के जन्म के क्षण को देखने के लिए वहां मौजूद हों। यह एक ब्रह्मांडीय चमत्कार को घटित होते देखने जैसा है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को इन रहस्यमयी तूफानों के बारे में नई जानकारी दी है। तो अब हम नेपच्यून पर 6 महान काले धब्बों के बारे में जानते हैं। और यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि नेपच्यून पर यह विशाल तूफान बृहस्पति पर प्रसिद्ध महान लाल धब्बे से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। महान काले धब्बे नेपच्यून के वायुमंडल में शक्तिशाली हवाओं द्वारा अंततः टुकड़े टुकड़े होने से पहले ग्रह के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता रखते हैं। ऐसा लगता है कि वे अब अंतर्ग्रहीय खानाबदोश हैं। जब नवजात तूफान दिखाई दिया तो वैज्ञानिकों ने कुछ दिलचस्प देखा। तूफान के ऊपर जमे हुए मीथेन से बने ये चमकीले सफेद बादल तैर रहे थे। ये खोज हमें बताती है कि ये बड़े काले धब्बे नेपच्यून के वायुमंडल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे तूफान बहुत नीचे से उठना शुरू होता है और मीथेन के बादलों को ऊपर की ओर धकेलता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर शराबी बादल बनते देखते हैं। इन संबंधों को समझकर वैज्ञानिक इस बारे में ज्यादा जान सकते हैं कि ये तूफान कैसे काम करते हैं और उन्हें इतना अनोखा क्या बनाता है। अध्ययन दल ने यह भी अनुमान लगाया कि नेपच्यून पर ये शानदार तूफान कितनी बार आते हैं। ऐसा लगता है कि वे हर 4 से 6 साल में आते हैं और प्रत्येक बड़ा काला धब्बा लगभग 2 साल का अपेक्षाकृत छोटा जीवन जीता है। हालांकि कुछ 6 साल तक टिके रहते हैं, प्रभावशाली दीर्घायु, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम इन आकर्षक तूफानों के बारे में नहीं जानते हैं। हम उनकी हवा की गति को मापने के लिए उत्सुक हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे लगभग 223 मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यह बृहस्पति के महान लाल धब्बे के भीतर हवा की गति के समान है। शुक्र है कि हबल से अधिक अवलोकन और विश्लेषण हमें इन रहस्यों और अधिक को उजागर करने में मदद करेंगे। लेकिन एक और पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसकी कल्पना करें, अपने पड़ोसी यूरेनस की तुलना में सूर्य से दूर होने के बावजूद नेपच्यून वास्तव में गर्म था। आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें कि नेपच्यून जैसे गैस विशाल पर गर्म होने का क्या मतलब है। हमारी ठोस पृथ्वी के विपरीत हम इसकी सतह पर थर्मामीटर नहीं लगा सकते। हम केवल बाहरी परतों में ही झांक सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें पूरी तस्वीर नहीं मिल रही है। इसलिए हमें अलग अलग ऊंचाई पर लिए गए तापमान मापों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि नेपच्यून का कोर संभवतः काफी छोटा है। इन मापों को लेकर वैज्ञानिकों ने पाया कि नेपच्यून और यूरेनस वास्तव में अलग अलग तापमान पर नहीं हैं। वे व्यावहारिक रूप से एक जैसे ही हैं। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि नेपच्यून को यूरेनस की तुलना में कम धूप मिलती है। तो क्या अजीबोगरीब तूफानों का एक रहस्य अजीबोगरीब तापमानों के दूसरे रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकता है? आइए देखें। बेशक वैज्ञानिकों ने इस मामले में तुरंत जांच की और यह पता चला कि गर्मी के मामले में नेपच्यून थोड़ा दिखावा करता है। वॉयेजर द्वारा लिए गए मापों से पता चलता है कि नेपच्यून सूर्य से जितनी गर्मी अवशोषित करता है उससे 2 गुनी से अधिक गर्मी उत्सर्जित करता है। ऐसा लगता है जैसे नेपच्यून किसी तरह यूरेनस के ताप स्तर से मेल खाते हुए खुद को गर्म कर रहा है। काफी दिलचस्प है ना? लेकिन यहाँ कहानी का मोड़ है। गैस के विशालकाय गिरोह में नेपच्यून अकेला विद्रोही नहीं है। बृहस्पति और शनि भी नेपच्यून की तरह ही लगभग 2 गुनी गर्मी उत्सर्जित करते हैं। इसलिए यूरेनस इस
कहानी में एकमात्र अजीब है। यह एक वार्म अप मैराथन की तरह है, जहां बृहस्पति स्वर्ण लेता है, शनि दूसरे स्थान पर आता है, फिर नेपच्यून, और यूरेनस तो तस्वीर से बाहर है। उत्सुकता है। अभी इसका कारण ये हो सकता है कि यूरेनस में अपने समकक्षों के विपरीत महत्वपूर्ण आंतरिक ताप स्रोत की कमी है। लेकिन यह आंतरिक ताप स्रोत वास्तव में क्या है? सरल शब्दों में, यह वह ताप है जो सौर मंडल के बनने और नेपच्यून तथा बृहस्पति और शनि पर ग्रहों के बनने के समय से बचा हुआ है। यह अतिरिक्त ताप गुरुत्वाकर्षण संकुचन नामक किसी चीज से आता है। कल्पना कीजिए कि ग्रह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर की ओर खींच रहा है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, अंदर की ओर गिरने वाला पदार्थ इसकी संभावित ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, जो फिर ग्रह से बाहर निकल जाती है। तो यूरेनस इस आंतरिक ऊष्मा स्रोत से क्यों चूक गया? खैर, यूरेनस के शुरुआती दिनों में कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, शायद एक टक्कर जिसने इसे बगल में घुमाया। इस घटना ने प्रक्रिया को गड़बड़ कर दिया होगा, जिससे यूरेनस एक महत्वपूर्ण आंतरिक ऊष्मा स्रोत के बिना रह गया। अब यहाँ एक और मजेदार विचार है। अपने अंदरूनी हिस्सों से लगातार गर्मी छोड़ने के बजाय ये जमे हुए ग्रह शायद गर्मी के महाकाव्य डकारें मार रहे हों। हाँ, आपने सही सुना। यूरेनस शायद शांत अवस्था में हो, जबकि नेपच्यून ने हाल ही में एक बड़ी दिल खोलकर डकारें ली हैं। वे संवहन के एपिसोड की तरह हो सकते हैं, जो विशिष्ट क्षणों में होते हैं लेकिन लंबे समय तक अलग होते हैं। यह हिचकी की तरह है। लेकिन जब तक हम इनमें से किसी एक घटना को कार्रवाई में नहीं देखते, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह सिद्धांत सच है या नहीं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि यह सब उम्र का मामला हो सकता है। किसी ग्रह द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना पुराना है और वह कितनी जल्दी या धीरे धीरे उस ऊष्मा को छोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक पुराना ग्रह ठंडा होता है। इन गैस दिग्गजों पर एक बहुत ही अजीब बारिश का सिद्धांत भी है। हो सकता है कि कुछ हीलियम बारिश हो रही हो और शायद यह निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा को प्रभावित कर सकती है। हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। और अंत में आइए अपने रहस्यमय तूफानों पर वापस जाएं। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो रही हैं। वे हवाएं बहुत ही अजीब हैं और तापमान इसमें एक भूमिका निभा सकता है। इन ग्रहों पर अत्यधिक ठंड बहुत कम घर्षण वाली स्थितियां बनाती है। इससे हवाएं बहुत तेज गति से चल सकती हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के विपरीत, जिसमें पहाड़ और बाधाएं हैं जो हवाओं को धीमा कर देती हैं, गैस दिग्गजों की सतह चिकनी होती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, क्या ये तूफान ग्रहों के अंदर की गर्मी से जुड़े हो सकते हैं? वैसे तो कोई संबंध हो सकता है, लेकिन यह एक नाजुक संतुलन है। इन रहस्यों को जानने के लिए हमें ग्रहों के अंदर की चीजों, उनके द्रव्यमान, कोर के आकार और घनत्व प्रोफाइल जैसी चीजों की खोज करनी होगी। सौभाग्य से नासा का जूनो बृहस्पति के लिए शीर्ष स्तर का गुरुत्वाकर्षण डेटा एकत्र कर रहा है, जिससे हमें उनके शानदार मॉडल बनाने में मदद मिल रही है। कंप्यूटर सिमुलेशन ने हमें एक आकर्षक विचार दिया है। इन बर्फीले ग्रहों पर हवाएं शायद केवल उनके वायुमंडल की ऊपरी परतों पर ही चलती हैं। यह वहां एक जंगली रेव की तरह है। इससे पता चलता है कि यूरेनस और नेपच्यून पर हम जो सुपर तेज हवाएं देखते हैं, वे कम से कम आंशिक रूप से पानी जैसी चीजों के संघनित होने पर निकलने वाली गर्मी के कारण होती है। इन सभी दिमाग को चकरा देने वाले प्रभावों को समझना कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए, नेपच्यून पर एक साल पृथ्वी के 165 साल के बराबर होता है। यह मौसमों के बदलाव को देखने के लिए सदियों तक इंतजार करने जैसा है। इसलिए नेपच्यून के मौसमी चक्र का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में यह कहानी कैसे सामने आती है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।